जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बारे में जानने वाले हैं। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता है क्यों पड़ा, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे तो फिर उनका अंत कैसे हो गया, यहाँ तक कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से भी परिचित नहीं थे तो फिर उनका अंत हुआ कैसे, उन सब की जानकारी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सिंधु सभ्यता से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारा आज करा दूंगा। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय जब मानव पढ़ना और लिखना दोनों ही नहीं जानते थे, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग औजार और हथियारों के रूप में करते थे, जिसे पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तरीय ताम्र पाषाण काल। इन सब की जानकारी मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में दे दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाके आप लोग उसको देख लीजिएगा। मैंने उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही टॉपिक उठाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। आप लोग जाके उसको ज़रूर देखिएगा। और मैंने और एक बात, इतिहास के जनक किसे हम लोग कहते हैं? इतिहास के जनक मानते हैं हेरोडोटस को। किसी इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। लेकिन जब आप लोग कमीशन लेवल की, बीपीएससी लेवल की, पीसीएस लेवल की जब तैयारी करते हैं तो क्या करता है एग्जाम में खखोर के क्वेश्चन पूछ देता है और पूछ देता है से प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहते हैं। तब बचवा तो पढ़ा रहता है से इतिहास के जनक किसे कहते हैं, इतिहास के जनक कहते हैं हेरोडोटस को। और एग्जाम में पूछ दिया है प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे कहते हैं, तो आप लोग घबराना नहीं है। प्रागैतिहासिक काल के जनक है रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन है प्रागैतिहासिक काल के जनक? रॉबर्ट ब्रूस फुट। आप लोग ट्रिक से याद रखेंगे, 20 फुट याद हो जाएगा। क्या कहेंगे? 20 फुट ब्रूस फुट, 20 फुट ब्रूस फुट, 20 फुट ब्रूस फुट, याद रखेंगे, सिंपल। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहते हैं? जॉन मार्शल। किसे कहते हैं? जॉन मार्शल को आद्य ऐतिहासिक काल का जनक मानते हैं। अब मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में सब बता दिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय जब मानव पढ़ना जानता था, लिखना जानता था, लेकिन ऐसी भाषा में न लिख के गया कि वो खुद ही पढ़ा और खुद ही लिखा और उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। हम लोगों ने आज तक उसे पढ़ नहीं पाया। अब पता नहीं फ्यूचर में पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। प्रागैतिहासिक काल में तो मानव ने न लिखना जानते थे, न ही पढ़ना जानते थे। और आद्य ऐतिहासिक काल में मानव लिखना जानते थे पर ऐसा न लिख के गया कि उसे आज तक पढ़ा ही नहीं गया। जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता तो वही आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों कहते हैं, तो सुनिए। सिंधु सभ्यता में जितने भी सारे शहर खोजे गए हैं वे सभी किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। क्या है? किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है और वे सारी नदी आके ऑटोमेटिकली आके सिंधु में गिरती है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार किस नदी के किनारे स्थित है? बिहार गंगा नदी के किनारे स्थित है। और बिहार में जितने भी सारे शहर हैं वे सभी किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है और वे सारी नदियाँ आके ऑटोमेटिकली आके किस में गिरती है? मिलती है गंगा में मिलती है। तो हम क्या है? हम लोग गंगा घाटी की सभ्यता में आज रहते हैं, अभी रहते हैं। वैसे ही उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता में जितने भी सारे शहर थे वे किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थे और वे सारी नदियाँ आके किसमें? सिंधु में आके मिलती थी। इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया है? चार्ल्स मैसन ने। किसने दिया है? चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी। कब दिया है? 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दिया है। चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी। इसकी कोई सभ्यता है, इसने सिर्फ जानकारी दी थी। चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी थी सी कोई सभ्यता है। तब जैसे ही कोई जानकारी देगा तब उसकी मन में उत्सुकता जगेगी से हम जाएं वहाँ पर देखें क्या चीज़ है।
तो इसका सर्वेक्षण किसने किया? तो इसका सर्वेक्षण किया जेम्स कनिंघम ने। किसने किया? जेम्स कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया। और कब किया? 1853 ईस्वी में किया। जब वहाँ पे गया तो देखा, ये सिंधु सभ्यता में जब आया जेम्स कनिंघम, तो उसने देखा से कुछ कुछ मतलब खन रहा था, तो कुछ खन रहा था, कुछ पत्थर टाइप का मिल रहा था। तो इसने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। उसके बाद है इसका नामकरण किसने किया? सिंधु घाटी का नामकरण जॉन मार्शल ने किया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम के सारे क्वेश्चन ही है। इसका नाम किसने किया? जॉन मार्शल ने किया है। किसने किया? जॉन मार्शल ने किया। जब इसने 19वीं शताब्दी में, क्या है सॉरी 20वीं शताब्दी में जब एएसआई के डायरेक्टर जनरल जब जॉन मार्शल बने थे, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महान निर्देशक जब जॉन मार्शल बने थे, तो उन्होंने नामकरण किया था इस सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता का इन्होंने नामांकन कर दिया। अब जॉन मार्शल ने क्या किया? दयाराम साहनी को भेजा, सर जाइए वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई कीजिए, देखिए क्या क्या मिलता है। तो इसकी खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी। और इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा इसका आकार है? इसका आकार त्रिभुजाकार है, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। अपने छोटे भाई को माफ़ कर दीजिएगा, से मतलब भारत का चित्र बनाने में थोड़ी सी गलती मतलब हो गई हो तो कोशिश कर रहा हूँ उसे अच्छा बना लूँ, अगर गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा। ये है त्रिभुजाकार। ऐसे ही सेम आकृति मतलब सेम त्रिभुजाकार है। क्या है? पिज्जा टाइप का है। कौन टाइप का है? पिज्जा टाइप का है। पिज्जा टाइप का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है त्रिभुजाकार। ये एग्जाम में पूछा हुआ था, ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ था से सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तब आप लोग मारिएगा त्रिभुजाकार। अब सिंधु सभ्यता अब कहाँ तक फैली हुई है? तो उसका क्षेत्रफल क्या है? तो सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। क्या है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ था। किसी भी देश का क्षेत्रफल हम किलोमीटर स्क्वायर में ही मापते हैं, तो वैसे सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। और सिंधु सभ्यता का विकास कब माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ये सब वैज्ञानिक के अलग, कोई मानता है 3500 से 2500, कोई मानता है 3000 से 2500, कोई मानता है 3500 से 3200, सबका अपना अपना अवधारणा है। और मेनली 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। क्या थी? विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता क्यों है कैसे है मैं बताता हूँ। जो आज के डेट में जो हम लोग कोई भी मकान बनाते हैं, तो पहले 3D इमेज बनाते हैं, से किचन कहाँ होगा, बाथरूम कहाँ होगा, टॉयलेट कहाँ होगा, मेरा जो भी होता है, मतलब अपना पहले 3D इमेज बना लेते हैं, उसके बाद घर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो उसी तरह सिंधु सभ्यता के लोग क्या कर रहे थे? अपना एक नगर निर्माण योजना सुव्यवस्थित ढंग से कर लेते थे। मेरा एक रूम यहाँ होगा, किचन यहाँ होगा, बाथरूम यहाँ होगा, जो भी हो उनका अपना एक सुव्यवस्थित ढंग से करते थे। और उनकी एक विशेषता क्या थी? से जब वो घर बनाते थे, जो ये ईंट लगाते थे वो एक बराबर के होते थे, और वो ईंट पके हुए होते थे। पता नहीं उस समय क्या टेक्नोलॉजी थी जो आज के हिसाब से उन्होंने उस समय, सोचिए आज से 4500 साल, मतलब 4500 साल पहले की ये सभ्यता है। उस समय कितना टेक्नोलॉजी थी, जो पके हुए ईंट और एक साइज के ईंट वो अपने मकान में लगाते थे। वही उनकी मतलब एकदम बढ़िया ढंग से वो लगाते थे। और उनकी एक विशेषता और थी, से वो गंदे पानी की निकासी के लिए नालों का निर्माण करवाया था। वो छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा नाला का निर्माण करवाता था। और यहाँ से वहाँ जाने के लिए सड़कों का भी निर्माण करवाया हुआ था। और उसकी सड़कें क्या थी? पूर्व पश्चिमी थी, ताकि उनके सड़कों को साफ करने की जरूरत नहीं होता था। वो हवा आती थी, वो स्वतः साफ हो जाता था। पूरब से हवा बह रही थी, पूरब पश्चिम में कर देता था साइड, जब पश्चिम से बढ़ता था तो पूरब में वो ऑटोमेटिक साफ हो जाती थी। और यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, अच्छे मतलब पक्के सड़क थे, नालियाँ ढकी हुई थी,
और मकान जो मकान ईंट के होते थे और बढ़िया होते थे, इसीलिए यह विश्व की सबसे पहले शहरी सभ्यता है। अब हम लोग जानते हैं यह सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, पूर्व में कहाँ तक थी, पश्चिम में कहाँ तक थी, उत्तर में कहाँ तक थी, दक्षिण में कहाँ तक थी, उन सब के बारे में जानते हैं। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, जो ये उत्तर है क्या है, जब भी आप लोग पढ़ाई कीजिएगा तो ऊपर वाला को उत्तर, नीचे को दक्षिण, या इसको पूर्व, इसको पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं उत्तर। तो ये उत्तर में कहाँ थी, उत्तर कश्मीर के मांडा में फैली हुई थी। उत्तर में कहाँ थी, उत्तर के कश्मीर के मांडा में फैली हुई थी। उत्तर के कहाँ, कश्मीर के मांडा में फैली हुई थी। और मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो मांडा चीनाब नदी के किनारे स्थित है। अब दक्षिण में आते हैं। दक्षिण, ये महाराष्ट्र का दैमाबाद, यह दक्षिण में कहाँ तक फैली थी, तो महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई थी। दैमाबाद किस नदी किनारे है, तो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। अब पूर्व में आते हैं तो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। और आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित थी। अब पश्चिम में आते हैं सुतका गेंडोर, क्या आते हैं, सुतका गेंडोर, जो दास्क नदी के किनारे स्थित है और यह पाकिस्तान में है। और क्या है, सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सुतका गेंडोर तक फैली हुई थी और सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। उत्तर में कश्मीर के मांडा तक फैली हुई थी और मांडा चीनाब नदी किनारे स्थित है। और नीचा दैमाबाद जो महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई थी और ये प्रवरा नदी पर स्थित है। यूपी का आलमगीरपुर जो हिंडन नदी किनारे स्थित है। और पश्चिम का सुतका गेंडोर जो पाकिस्तान के सुतका गेंडोर तक सीमित है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको इसमें मैंने सटीक जानकारी दी हुई हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।